जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक डील कर रहे थे आइसोमेरिज, जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसके पहले पूरा पढ़ लिया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज के जितने भी टाइप्स थे उनको हमने प्रॉपर डिटेल पढ़ा है। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी किए हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? चलिए, इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। ठीक है जी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है त्रिविम समावयवता। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमको क्या क्या चीजें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जो भी आपके पास आइसोमर जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, उनमें आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उनमें सेम क्या क्या चीजें होंगी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करने वाले जो आइसोमर होते हैं, उनमें आपको देखना है, पहली कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। एंड एंड उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है जी। तो जो भी आपके स्टीरियो आइसोमर होंगे, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होता है? सेम। चलिए, डिफरेंस काय में आएगा स्टीरियो आइसोमर्स में, तो वो भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस बच्चों यहाँ पे आता है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। जो एटम्स और ग्रुप होंगे, उनके अंतरिक्ष में जो विन्यास होंगे, इस त्रिविम में जो उनका व्यवस्था होगी, है ना, 3D में उनकी जो व्यवस्था होगी, उसमें चेंज आएगा। ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, लेकिन उस मॉलिक्यूल में जुड़े ग्रुप्स या एटम्स का स्टीरियो कैसा रहेगा? चेंज रहेगा। ठीक है भाई। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमर के टाइप्स के ऊपर। तो आप थर्ड पॉइंट देखिए, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कितने टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है? तो जनरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात मैं करूं तो ये जनरली हम लोग टू टाइप्स की पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं अभिविन्यासी समावयवता। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, इसको हम बोलते हैं संरूपण समावयवता। तो जनरली जो आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, उसको टू कैटेगरी में बांटा जाता है, अभिविन्यासी और क्या? संरूपण। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। अब अगर मैं बात करूं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म की, इसके भी क्या टाइप्स होते हैं, इसको भी हम डिटेल करेंगे। उसके पहले हम दोनों के टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे, तो इस जनरली इसके टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होंगे? टू टाइप्स होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम ज्यामिति समावयवता बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? ज्यामिति समावयवता हम इसको
बोलते हैं। ठीक है जी। सेकेंड नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन का टाइप होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। ठीक है। अब देखो, इसी प्रकार से अगर हम कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, इनके भी टाइप्स देख लीजिए। दूसरा कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। एक मिनट, इसको अपन एक काम करते हैं, अभी जब पढ़ेंगे तभी डील करते हैं, अभी अपन यहीं तक करेंगे। चलो, उसके टाइप में आगे पढ़ते टाइम बता रहा हूं आपको। तो टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के हैं। एक होगा आपका कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म और एक है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। फिर इसमें जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें कितने टाइप है? दो, ज्योमेट्रिकल और एक क्या है? ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, इसके फिर फर्दर अपन दो तीन टाइप पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अपन पढ़ेंगे इसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसके अंदर पढ़ेंगे। इसी पे अपन सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे इजेड आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे पढ़ेंगे सिन एंटी आइसोमेरिज्म। सिन एंटी आइसोमेरिज्म, ये इसके टाइप्स हैं, इसके ज्योमेट्रिकल के। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दो तीन टाइप से, थ्री टाइप से इसको भी पढ़ेंगे। इनांशियोमर, इनांशियोमेरिज्म, इनांशियोमर पढ़ेंगे। दूसरा आइडेंटिकल पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे डाई स्टीरियो आइसोमर। तीन टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे आप। एक एनांसियोमर जिसको हम प्रतिबिंब रूप बोलेंगे, आइडेंटिकल मतलब एक समान जो स्ट्रक्चर होगी उसको बोलेंगे। और थर्ड नंबर पे इसमें पढ़ेंगे डायस्टीरियो आइसोमर, मतलब अप्रतिबिंब रूप। इनको अपने को डिटेल करना है। तो हमने क्या क्या देखा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, इसके हमने दो टाइप देखे, कन्फिग्रेशन और कन्फर्मेशन। अब सबसे पहले कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशन, ये दोनों को ही जो है अपन लोग सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद में एक एक करके इनको डील करता हूं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा स्टीरियो आइसोमर के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन चलेंगे सीधे कन्फर्मेशन और कन्फिग्रेशन दोनों को लेकर चलेंगे, और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहला कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन या कन्फिग्रेशनल, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। ओके। और यहां पर अपन लिख देते हैं सेकेंड नंबर पे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। दोनों में बेसिक डिफरेंस अपन पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है और कन्फर्मेशन क्या होती है, तो मैं इसमें कंडीशन बेस्ड आपको डिफरेंस सीधे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, जनरली अगर हमारे जनरली हम किसी भी स्पीसीज के अंदर या किसी भी आइसोमर की बात कर रहे हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरली हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो पहली बात देखिएगा, अगर मेरे पास कोई sp3 संकरित कार्बन एटम है और वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो sp3 कार्बन एटम रखता है और वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ध्यान से सुनिएगा। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, दो बॉन्ड को अपने को क्या रखना है, जो sp3 कार्बन है उस पे दो बॉन्ड को अपने को क्या रखना है? कांस्टेंट, ये इसको फिक्स रखना है। ठीक है। और उसमें दो बॉन्ड जो हैं इसको करवाना है रोटेट, इनको करवाना है रोटेट, मीन्स इनमें रोटेशन करवाना है। तीसरी कंडीशन क्या याद रखना है, क्या दो बॉन्ड को कांस्टेंट रख के दो बॉन्ड में रोटेशन करवा सकते हैं? मीन्स फ्री रोटेशन क्या पॉसिबल है? तो बेटा यहाँ याद रखेंगे,
फ्री रोटेशन जो है वो नॉट अलाउड है। यहाँ पे फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर फ्री रोटेशन नहीं होगा मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास कोई कार्बन है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ये कार्बन है, इससे मैंने दो बॉन्ड ऐसे प्लेन पे जोड़े, एक बॉन्ड मैंने कैसे जोड़ा, ये वेज पे एक बॉन्ड जोड़ दिया, और एक बॉन्ड जो है वो कैसा है, डैश पे, ऐसा डैश बॉन्ड है। तो ये वेज पे मैंने क्लोरीन लगा दिया और डैश पे मैंने क्या लगाया, ब्रोमीन। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर बेटा ये जो दो बॉन्ड आपको सॉलिड लाइन से दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेनर बॉन्ड है। प्लेनर मतलब प्लेन में है। ये जो दो बॉन्ड है वो कैसे हैं, प्लेन में है। जो यहाँ पे डैश से बॉन्ड दिख रहा है, ये कैसा होता है, बैक साइड होता है, ठीक है। और ये जो आपको वेज में जो बॉन्ड दिख रहा है, ये कैसा बॉन्ड होता है, ये फ्रंट साइड बॉन्ड होता है। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला है कि अब अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म चाहिए तो उस केस में हमको क्या करना है, ठीक है, उस केस में हमको क्या करना है, तो मुझे ना कोई भी दो बॉन्ड को फिक्स रखना है, ठीक है। जनरली डबल बॉन्डेड कंपाउंड में भी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म देखी जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर sp3 कार्बन में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर अब मेरे को क्या बोल, अब हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशन क्या रखे थे, दो बॉन्ड को कांस्टेंट रखेंगे, दो बॉन्ड को रोटेशन करवाएंगे, लेकिन फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है। मतलब दो बॉन्ड को अगर आपने फिक्स रखा है तो दो बॉन्ड में आप फ्री रोटेशन नहीं करा सकते। मतलब ये दो बॉन्ड जैसे देखो, मैं इसको आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। हाँ, ओके। अब देखिए, यहाँ पर ये जो दो बॉन्ड है बेटा, ध्यान से समझना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस पे अगर मैंने ये दो बॉन्ड को फिक्स रख दिया, इनकी पोजीशन मैंने फिक्स रखी, अब मैं दो बॉन्ड पे रोटेशन कराना चाह रहा हूँ, तो एक तो बैक साइड है और एक कैसा है, फ्रंट साइड है। तो बैक साइड के बॉन्ड को फ्रंट में लाना चाह रहा हूँ, और फ्रंट वाले देखो, बैक साइड के ग्रुप को हम कहाँ लाना चाह रहे हैं, फ्रंट में, और फ्रंट वाले ग्रुप को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, बैक साइड में। तो ऐसा कब पॉसिबल है, क्या ये दोनों को अगर मैंने कांस्टेंट रख दिया, ये दोनों बॉन्ड को मैंने क्या रख दिया, कांस्टेंट, तो ये दोनों बॉन्ड को तो अपन हिला ही नहीं सकते यहाँ से, ये तो फिक्स कर दिया आपने। अब बची ये दो बॉन्ड, तो बच्चों ये वाला जो ब्रोमीन है उसको अगर मेरे को कहाँ लाना है, फ्रंट पे लाना है, और क्लोरीन को मुझे कहाँ ले जाना है, बैक साइड पे ले जाना है। तो ऐसे केस में फ्री रोटेशन नहीं होता है। ऐसे केस में मुझे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा ये ब्रोमीन को अगर मैं यहाँ लाऊं और ये क्लोरीन को मैं यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, मतलब दोनों बॉन्ड के जो ग्रुप हैं उनको अपोजिट जगह पर लेके अगर मुझे जाना है तो मुझे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कराना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो देखो कैसे बना, ये हाइड्रोजन तो जैसे कि वैसे, फ्लोरीन जैसे कि वैसे, लेकिन इस बार वेज बॉन्ड पे अब कौन आ गया बताओ, वेज बॉन्ड पे यहाँ पे कौन आ गया, ब्रोमीन, और डैश बॉन्ड पे कौन आ गया बताओ, डैश बॉन्ड पे यहाँ पे कौन आ गया, क्लोरीन। तो अब यहाँ पर देखो ये दो बॉन्ड तो फिक्स ही है, लेकिन दो बॉन्ड पे पोजीशन चेंज हुई है ग्रुप की, दो बॉन्ड पे पोजीशन क्या हुई है, ग्रुप की चेंज हुई है। तो बेटा ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये दोनों क्या कहलाएंगे बताओ, ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के कन्फिग्रेशनल आइसोमर। ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कन्फिग्रेशनल आइसोमर। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है CHO, यहाँ पर है बेटा CH2OH, और यहाँ पर ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल लाइन पे OH, और यहाँ पे क्या है H, हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकल लाइन पे CHO और क्या है CH2OH, और हॉरिजेंटल पे OH और क्या है H। अब अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का क्या बनाना है, कन्फिग्रेशनल आइसोमर बनाना है, तो कंडीशन मैंने क्या बताई आपको अभी, कंडीशन मैंने ये बताई कि किन्हीं भी दो आपके ग्रुप को क्या कर लो, फिक्स्ड कर दो, और दो जो आपके बॉन्ड है उनकी पोजीशन को क्या कर दो, चेंज। दो बॉन्ड को फिक्स किया, दो बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया, तो बताओ यहाँ पर ये CHO और ये CH2OH तो जैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो OH राइट पे वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट पे, और H जो लेफ्ट पे था वो किधर आ गया, राइट पे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जो दो ग्रुप चेंज हुए, तो ये जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दूं और इसको क्या दूं, सेकेंड दूं, तो देखो यहाँ पे दो ग्रुप की स्टीरियो में चेंज आ रहा है, दो ग्रुप की स्टीरियो में चेंज आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कन्फिग्रेशनल आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कन्फिग्रेशनल आइसोमर कहलाएंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट आपके पास कन्फर्मेशन के पास। तो कन्फर्मेशन आइसोमर में जो कन्फर्मेशन आइसोमर है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ध्यान सुनना। इसमें वन बॉन्ड क्या करोगे आप, एक बॉन्ड में क्या करवाओगे, एक बॉन्ड को अपन रख देंगे यहाँ पे कांस्टेंट,
एक बॉन्ड को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। और बेटा यहाँ पे जो है ना 3 बॉन्ड जो होंगे, 3 बॉन्ड्स पे अपन क्या करवाएंगे, जरा ध्यान से देखना, 3 बॉन्ड्स पे अपन करवाएंगे रोटेशन। अब आप बोलोगे सर यहाँ फ्री रोटेशन अलाउड है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे फ्री रोटेशन अलाउड है, यहाँ पे फ्री रोटेशन जो है अलाउड होता है, यहाँ फ्री रोटेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो मैं एक एग्जांपल यहीं पे बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे ये कार्बन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऐसे हैं, फ्लोरीन, यहाँ पे वेज पे मान लीजिए मेरे पास क्या आया, OH ग्रुप है, और डैश पे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे आयोडीन ग्रुप है। ठीक है ये, अब इस मॉलिक्यूल को मुझे क्या करवाना है, ध्यान सुनना। मुझे किसी ने बोला कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास, इसका मुझे कन्फर्मेशन आइसोमर बना के बताइए। तो मैंने क्या करा, इसका कोई भी एक बॉन्ड, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इसी को फिक्स कर रहा हूँ तो आप भी इसी को फिक्स करो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने इसको फिक्स कर दिया और ये जो 3 बॉन्ड है इनमें अपन ने क्या कराया, फ्री रोटेशन कराया। सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है अगर आपके पास sp3 कार्बन है और उसके एक बॉन्ड को अगर आपने फिक्स रखे और 3 बॉन्ड में आप रोटेशन करवा रहे हो तो फ्री रोटेशन हो जाएगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो इसकी जगह पे आया, ये जो बॉन्ड है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। मतलब ये जो ग्रुप है, सॉरी ग्रुप की बात है, ये वाला जो ग्रुप है वो इसकी जगह पे चले जाएगा, ये ग्रुप आ जाएगा आपके पास इसकी जगह पर, और ये जो ग्रुप है इसकी जगह पे जाएगा। मतलब अब हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर बनने वाला है उसमें हाइड्रोजन का पोजीशन तो सेम है, इसको तो फिक्स रखे थे, लेकिन फ्लोरीन की पोजीशन पे कौन आ गया, OH ग्रुप आ गया। और यहाँ पे जो पहले वेज बॉन्ड पे कौन था बताओ, ये जो वेज बॉन्ड है इस पे पहले कौन था, OH ग्रुप, तो यहाँ पे कौन आया, H। और जो डैश बॉन्ड है, डैश बॉन्ड की जगह पे कौन आ गया बताओ, फ्लोरीन आ गया। अच्छे चेक कर लो, यहाँ पे देखो फ्लोरीन जो है पहले प्लेनर बॉन्ड पे था, वो प्लेनर बॉन्ड से कहाँ चले गया, डैश बॉन्ड पे। और डैश बॉन्ड पे पहले कौन था, हाइड्रोजन, वो कहाँ जा गया, वेज बॉन्ड पे। और वेज बॉन्ड पे पहले OH था तो इसका फ्री रोटेशन हुआ तो ये प्लेनर बॉन्ड पे आ गया। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल यहाँ बन रहा है इस पे देखो, ये हाइड्रोजन की जगह फिक्स है, हाइड्रोजन अपनी जगह से नहीं हिला है क्योंकि अपन ने उसको कांस्टेंट रखे थे। और ये 3 ग्रुप के स्टीरियो में चेंज कराया, 3 ग्रुप की स्टीरियो में क्या कराया, चेंज कराया, मतलब रोटेशन करा के 3 ग्रुप के स्टीरियो को चेंज करा। तो बेटा यहां से यहां जब गए तो यहाँ पे फ्री रोटेशन हुआ। क्या हुआ, फ्री रोटेशन। जब भी फ्री रोटेशन से स्टीरियो चेंज होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, फ्री रोटेशन से, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है। ठीक है, तो एक बॉन्ड अपन ने फिक्स किया और 3 बॉन्ड को फ्रीली रोटेट कराया, तो जो नया स्टीरियो चेंज मिल रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये जो फॉर्म आपको मिल रहे हैं, इसको मैं फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं सेकंड बोल दूं, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कन्फर्मर कहलाएंगे या कन्फर्मेशन आइसोमर कहलाएंगे। इसको विशेष रूप से याद रखना। कन्फिग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कन्फिग्रेशन में अपन ने बोले थे 2 बॉन्ड फिक्स रखो, 2 के स्टीरियो चेंज कराओ, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड फिक्स रखे 3 की स्टीरियो चेंज कराए। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जो आपको फॉर्म मिल रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल के, उनको हम स्टीरियो सॉरी कन्फर्मेशन आइसोमर बोलेंगे। चलो सेकंड नंबर के एग्जांपल पे आते हैं, जरा देखना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दिया है CHO, यहाँ पर दिया है बच्चों COOH। ठीक है, यहाँ पर दिया है OH और यहाँ पर दिया है H। चलो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास। अब इस मॉलिक्यूल में भी आपको क्या करना है, एक कोई भी बॉन्ड को फिक्स कर दीजिए, एक कोई भी बॉन्ड को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। जैसे CHO ग्रुप है, ठीक है जी, अब ये CHO ग्रुप को मैंने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे फ्री रोटेशन करवाओ, तो फ्री रोटेशन करवाएंगे तो याद रखेंगे फ्री रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो किसकी जगह पे जाएगा, OH ग्रुप के, OH आ गया COH ग्रुप की पोजीशन पे, और COH कहाँ चले गया, H की जगह पे। फ्री रोटेशन होगा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये CHO जैसा का वैसा ही है। यहाँ पर आओ नीचे, यहाँ पे कौन आया, OH, यहाँ पे राइट पे कौन चले जाएगा, H, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, COOH आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक जो आपने फिक्स रखा था ग्रुप वो तो सॉरी वो तो अपनी ही जगह पे, लेकिन यहाँ पे 3 जो ग्रुप है उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो चुकी है, चेंज, या उनकी स्टीरियो जो है वो क्या हो चुकी है, चेंज। तो ये दोनों बेटा एक दूसरे के कहलाएंगे कन्फर्मेशन आइसोमर। ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कन्फर्मेशन आइसोमर कहलाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी चीजें। मतलब कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब मैं टाइप्स ऑफ कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, और इसमें अपन ने 2 टाइप सबसे पहले डील किए थे। एक अपन ने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक अपन ने देखा था क्या,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अपन अब टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की ओर। देखिएगा जरा, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है ये जनरली टू टाइप्स से अपन पढ़ते हैं। एक अपन बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो दो टाइप अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन के, एक ऑप्टिकल सॉरी एक ज्योमेट्रिकल और एक क्या पढ़ेंगे ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है वो समझने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और दोनों से अभी मैं प्रीवियस एक क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा काफी सारे। तो बहुत ईजी पड़ता है ये, बस आप अच्छे से फोकस करके समझने का प्रयास करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले नंबर पे आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है इसमें पहली कंडीशन क्या है, सेम क्या क्या चीज होगी, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे उनमें सेम क्या क्या होगा, ठीक है, उनमें सेम क्या क्या होगा अपन देखते हैं। तो इस पे बेटा सेम होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी पहले नंबर पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। दूसरे नंबर पे दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसमें सेम क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही क्या होगा सेम। लेकिन डिफरेंस क्या में आएगा बेटा, डिफरेंस यहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप के स्पेशल अरेंजमेंट में यहाँ पे क्या आता है, चेंज आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिस और ट्रांस आइसो सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ऐसे कौन से कंपाउंड शो करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो बेटा याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं लिखवा रहा हूं, जिन भी कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिन भी मॉलिक्यूल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अब बताइए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रोटेशन का सॉरी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, फ्री रोटेशन नॉट अलाउड। मतलब अगर मुझे मॉलिक्यूल की स्टीरियो में चेंज कराना है तो फ्री रोटेशन नॉट अलाउड, फ्री रोटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, फ्री रोटेशन यहाँ नॉट अलाउड, ठीक है। तो भैया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब अपन बोल रहे हैं कि फ्री रोटेशन यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो फ्री रोटेशन नहीं होगा या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऐसे कितने मॉलिक्यूल है जिनके अंदर आप देखोगे, तो बेटा ध्यान से देखना, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे अलाउड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की अगर हम बात करेंगे तो जनरली यहाँ पर हमारे पास आता है एल्कीन आ जाता है, क्या आता है, एल्कीन आ जाता है। चलिए यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहला मॉलिक्यूल देखते हैं एल्कीन। एल्कीन बोल रहे हैं मतलब कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। जितने भी एल्कीन्स होंगे उनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। दूसरा यहीं पे अपन बात करेंगे किनकी,
यहीं पे अपन बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सिम की। ऑक्सिम, ऑक्सिम कंपाउंड जो होते हैं इनमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? एजो कंपाउंड आता है। क्या आता है? एजो कंपाउंड आता है। एजो कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये होता है एजो कंपाउंड। ठीक है। यहीं पर चौथे नंबर पे आता है साइक्लोएल्केन। क्या आता है? साइक्लोएल्केन आता है। साइक्लोएल्केन में भी क्या आता है आपका? साइक्लोएल्केन में भी क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ये चारों एग्जांपल्स को अपन लेते हुए चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, अपने पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कितने एग्जांपल के अंदर हो रहे हैं? एल्किन्स भी शो करेंगे, ऑक्सिम भी शो करेंगे, एजो कंपाउंड और साइक्लोएल्केन। मतलब ये चार कंपाउंड अच्छे से बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेना। इनके अंदर जीआई होती है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीआई की। अब ये टाइप्स ऑफ जीआई के अंदर कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनको शो करेगा वो अपन देखेंगे। ठीक है। या ये मॉलिक्यूल कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइप को शो करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीआई। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ जीआई। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे, तो बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, यहाँ पे जीआई जो है पहले नंबर पे आता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पहले नंबर पे आता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दूसरे नंबर पे आता है इजेड आइसोमेरिज्म। दूसरे नंबर पे आता है इजेड आइसोमेरिज्म। और थर्ड नंबर पे आता है सिन एंटी आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है इसको अपने को तीन टाइप से पढ़ना है, सिस ट्रांस, इजेड और क्या? सिन एंटी। तीन टाइप से हमको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डील करना है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर अपन नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे सिस और ट्रांस सिस्टम की, या ट्रीस सॉरी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की। तो पहला हेडिंग है हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमको क्या क्या बातें समझनी है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो सिस और ट्रांस जो आइसोमेरिज्म है इसको कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा या किस मॉलिक्यूल्स में ही हम सिस और ट्रांस देखेंगे, वो सबसे पहली बात है। तो सबसे पहली बात कि जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है इसको शो कौन करेगा? तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करता है एल्कीन। एल्कीन सिस्टम मींस जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है? कार्बन। ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले जो सिस्टम है जिनको हम एल्कीन बोलते हैं वो शो करेंगे। अच्छा, इसमें कोई कंडीशन भी है क्या? तो बिल्कुल बेटा कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पे दो कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। कंडीशन कितनी याद रखना है हमको? यहाँ पे दो कंडीशन हमको यहाँ पे याद रखना है। कौन कौन सी देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, एच डबल बॉन्डेड कार्बन, each double bonded carbon contain two different group। प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन जो है एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना भाई, वो दो डिफरेंट ग्रुप रखना चाहिए। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जो दो ग्रुप जुड़ेंगे वो दोनों कैसे होना चाहिए? पहली बात डिफरेंट होना चाहिए। चलिए दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, both double bonded carbon atom contain one same group or
एटम, यहाँ पे भी एटम लिख सकते हो आप। ओके, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोला मैंने? दूसरी कंडीशन ये बोला कि जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें कम से कम एक ग्रुप कैसा होना चाहिए? सेम। चलो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको तो उससे क्लियर होगा। जैसे मेरे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, मैंने ये जो कंडीशन बताई उसको देखो समझिए। तो इस पे जो दो ग्रुप लगेंगे, जैसे मैंने एक ग्रुप बोला ए और इस पे क्या लगा, ये ग्रुप बी, तो ये दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए? डिफरेंट। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी जो दो ग्रुप लगे हैं वो भी दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए? डिफरेंट। तो पहली लाइन हमसे यही बोलती है कि प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे वो कैसे होना चाहिए? डिफरेंट। इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है। दूसरी कंडीशन हमको ये बोलती है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम से कम एक ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए? सेम। एक से ज्यादा ग्रुप मतलब एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, कम से कम एक ग्रुप कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब जाके सीस और ट्रांसो करेगा। क्लियर? चलो, अब मैं सीस होता क्या है और ट्रांस कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये सिस ट्रांस शो करेगा ऐसा सिस्टम अपन ने बोले। अब सिस के लिए क्या कंडीशन है और ट्रांस के लिए कैसी कंडीशन है वो देखना जरा ध्यान से। तो अब मैंने यहाँ हेडिंग डाला सिस फॉर्म। अब सिस फॉर्म में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको देखना। तो सिस फॉर्म में कैसे आप बोलेंगे तो देखना जरा ध्यान समझना। अगर सेम ग्रुप जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा, डबल बॉन्ड से ऐड, है ना, सेम ग्रुप जो होंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं, सेम जो ग्रुप होंगे डबल बॉन्ड से अटैच, दोनों डबल बॉन्ड से अटैच सेम ग्रुप, अगर बेटा सेम साइड हो, ऐसे हो, सेम साइड हो या 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो ऐसे फॉर्म को हम बोलेंगे सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है CH3 ग्रुप, यहाँ पर है H, यहाँ पर है CH3 ग्रुप और यहाँ पे क्या है? H। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े, इधर से भी दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े। अब देखो दोनों में एक एक सेम ग्रुप आपको देखना है, तो क्या आपको ये सेम ग्रुप दिख रहा है और सेम साइड दिख रहा है? दो सेम ग्रुप है और सेम साइड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। बस ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे एक ग्रुप जुड़ा है क्लोरीन, एक ग्रुप जुड़ा है ब्रोमीन और यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा है क्लोरीन और यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा है क्या? हाइड्रोजन। चलो देखो, इधर दो डिफरेंट ग्रुप है, यस, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, यस, और एक एक हमको क्या देखना है? सेम ग्रुप। क्या सेम ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है? और वो क्या सेम ग्रुप सेम साइड आपको दिखाई दे रहा है? यस। तो सेम ग्रुप सेम साइड दिखाई देगा, तो आप इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लगा है आपका COOH ग्रुप और यहाँ पे भी लगा है आपका COOH ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा है? H और यहाँ पे क्या लगा है? H। बताओ सेम ग्रुप सेम साइड में है? यस। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। क्या बोल देंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। तो एक लास्ट एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे लगा है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ C2H5 ग्रुप है और यहाँ पे C2H5 ग्रुप है और यहाँ पर नीचे वाले कार्बन पे यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है? H। मतलब इसकी वैलेंसी भी दो डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हुई, इसकी भी वैलेंसी दो डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हुई, लेकिन एक एक सेम ग्रुप हमको चेक करना जो सेम साइड है। तो क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? यस। तो यहाँ पर अपन इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सिस फॉर्म को अपन ने आइडेंटिफाई किया। इसके बाद सेकेंड नंबर पे अपन बात करते हैं, देखो ट्रांसफॉर्म की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्म देखो, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन इसकी बात करेंगे। चलिए, अब अपन बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म की यहाँ पर। तो ट्रांसफॉर्म कैसे आप देखोगे, देखना जरा। सेकंड, ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे? भाई आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए जो सेम ग्रुप होंगे, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े जो सेम ग्रुप होंगे, वो सेम ग्रुप कैसे देखोगे आप? अपोजिट साइड देखोगे। कैसे देखोगे? अपोजिट साइड देखोगे या 180 डिग्री पे देखोगे। कितने डिग्री पे देखोगे? 180 डिग्री पर अगर आपको दिखेगा तो आप सीधे बोलोगे कि भैया ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है जी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है और ये ब्रोमीन जुड़ा है। यहाँ पे आपका ब्रोमीन जुड़ा है और यहाँ पे क्या जुड़ा है? क्लोरीन। पहली कंडीशन की दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़े हुए डिफरेंट है, यस। अब आपको क्या देखना है?
कि यहाँ पर जो सेम ग्रुप है क्या वो एक दूसरे से अपोजिट है? यस, ये सेम ग्रुप जो है वो क्या एक दूसरे से अपोजिट है? बिल्कुल। तो इसको अपन बोलेंगे बेटा क्या? ट्रांसफॉर्म। इसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ठीक है जी, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरे नंबर पे आओ, डबल बॉन्डेड कार्बन है। ओके, यहाँ पर लगा हुआ है क्या? यहाँ CHO ग्रुप लगा है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है क्लोरीन। हमको एक सेम ग्रुप देखना है। अगर वो दोनों कार्बन पे एक एक सेम ग्रुप कम से कम है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप इसको सीधे बोलेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म है। कैसा है? ट्रांसफॉर्म है। कैसा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन की मैं बात करूं, ये इस पे यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे H लगा है। देखो जल्दी से, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो दो डिफरेंट ग्रुप और कम से कम एक एक सेम ग्रुप अपोजिट होना चाहिए। ये अपोजिट है, ये भी कैसा है? अपोजिट है। कौन सा फॉर्म बोलोगे आप इसको? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। कैसा फॉर्म बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म है बोलेंगे। ठीक है जी। और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है जी, बिल्कुल। यहाँ पर दो वैलेंसी फ्री है। अब ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से आपको कंप्लीट करानी होती है। तो यहाँ पर आपने रखा CH3 को, यहाँ पे रखा आपने किसको? यहाँ पे आपने रखा क्लोरीन को, यहाँ पे आपने रखा क्लोरीन को, और यहाँ पे आपने रखा C2H5 ग्रुप को। ठीक है जी। तो यहाँ देख लो जरा जल्दी से, क्या आपको दोनों कार्बन पे दो दो डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं? यस। और कम से कम एक एक ग्रुप आप देखो सेम वाला दोनों कार्बन पे अगर है और वो अपोजिट साइड है, तो आप इसको बोलेंगे कौन सा फॉर्म? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बोल देंगे? ट्रांसफॉर्म। तो ये हो गया बेटा हमारे पास ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाई करना मतलब बहुत इजी है। सीस और ट्रांस दोनों ही बड़े आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर सेम ग्रुप आपका सेम साइड लगा है तो उसको सिस फॉर्म बोल देंगे, और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा सेम ग्रुप अगर डिफरेंट साइड अगर आ रहा है, अपोजिट साइड आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? ट्रांसफॉर्म बोल देते हैं। तो आपको ये जो सीस और ट्रांसफॉर्म है बड़े आसानी से समझ में आया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ। अब हम प्रॉपर्टी कंपेयर कर लेंगे। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को पहले मिल चुके हैं। किसकी प्रॉपर्टी कंपेयर करने की बात हो रही है? तो सीस और ट्रांस आइसोमर के प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी हेडिंग होगी चलो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ही लेके मैं बताता हूँ आपको। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही हम डील करते हैं। देखिएगा, कंपेयर कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर की प्रॉपर्टी को अगर हम कंपेयर करें तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी ऐसे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, इसलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि सीस और ट्रांस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ना, सीस और ट्रांस में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सिस की कि ट्रांस की? तो किसकी ज्यादा होगी? तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दोनों फॉर्म में होती है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? ट्रांसफॉर्म की। किससे? सिस फॉर्म से। अब क्यों होती है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से इसलिए होती है, उसका क्या रीजन है? तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि रिपल्सन की हम बात करते हैं बल्कि ग्रुप या सेम ग्रुप के बीच में, तो वो कम होता है। तो ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के पीछे क्या रीजन है? तो ट्रांसफॉर्म जो होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, इसमें लेस रिपल्सन होता है, लेस रिपल्सन बिटवीन बल्की ग्रुप्स लेस रिपल्सन बिटवीन बल्की ग्रुप और सेम ग्रुप। इसमें जो सेम ग्रुप होंगे या जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनमें रिपल्सन कैसा होता है? बहुत कम। चलो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, उससे क्लियर होगा। ये मेरे पास क्या बोलना चाहिए? ट्रांसफॉर्म है। ये ट्रांसफॉर्म है, ऐसे लगा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, ये ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्म में जो मेथिल मेथिल ग्रुप है
इनमें बेटा ध्यान से समझिएगा, इनके बीच एंगल कितना आ रहा है एक दूसरे के बीच में 180, तो ये 180 की डिग्री पे होते, 180 डिग्री पे होते, तो इनके बीच में जो है बल्कि ग्रुप में रिपल्सन कैसा होता है, लेस, लेस रिपल्सन है, ये लेस रिपल्सन शो करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर मैंने सिस फॉर्म ले लिया, क्या ले लिए, सिस फॉर्म ले ली, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो CH3 ग्रुप है ये सेम साइड है और सेम साइड है, और क्या, इनके बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे मोर रिपल्सन होगा, और मोर रिपल्सन होगा तो इससे स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या है, ट्रांस के कंपेयर में, सॉरी सिस के कंपेयर में यहाँ स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है भाई, तो पहले नंबर पे अपन जो प्रॉपर्टी था स्टेबिलिटी वाला, आपको इतना याद रखना है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसका रीजन भी मैंने बताया, रिपल्सन, कि ट्रांसफॉर्म में जो सेम ग्रुप होंगे या बल्कि ग्रुप होंगे जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से, उनके बीच में रिपल्सन कम से कम होता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डाइपोल मोमेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण हम इसको बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट मींस द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट। अब ये बेटा डाइपोल मोमेंट जो है इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, सिस का ज्यादा होता है कि ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पे आप याद रखना, डाइपोल मोमेंट हमेशा, डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा सिस फॉर्म का ज्यादा होता है ट्रांसफॉर्म से। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए अपन एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखना ध्यान से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, ये मैंने ट्रांसफॉर्म लिया, क्या लिए, ट्रांसफॉर्म। ये पहले नंबर पे मैंने क्या लिया है, ट्रांसफॉर्म लिया है, और दूसरे नंबर पे मैं यहाँ सिस फॉर्म भी ले रहा हूँ। ये सिस फॉर्म है, ये देखो ये सिस फॉर्म लिया। अब ये डाइपोल मोमेंट देखो जरा यहाँ पे, जब भी हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं पहले। तो ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, कार्बन टू क्लोरीन, तो उसको ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड होगा, क्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अगर हम बात करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कार्बन साइड, और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, कार्बन साइड आ रहा है इस बॉन्ड का। तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म में जो सेम ग्रुप है उनकी जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जो नेट डाइपोल निकाला जाता है उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म के लिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। सिस फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो सिस फॉर्म में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस साइड है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किस जाएगी, इस डायरेक्शन पे जा रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से हाइड्रोजन की ओर, और यहाँ पे भी कार्बन टू हाइड्रोजन की ओर। तो देखो ये दो बॉन्ड इस डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट है, और यहाँ पे भी इस बॉन्ड की सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट आप निकालोगे, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालोगे, तो यहाँ पर देखो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, जीरो से ग्रेटर ही आएगा। सिस फॉर्म में जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो जीरो नहीं आएगा, जीरो से ग्रेटर ही आता है। इसी कारण से हम यहाँ बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म से ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है, सिस फॉर्म का होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे देखते हैं। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास क्या, पोलेरिटी। क्या है, पोलेरिटी। ठीक है, ध्यान सुनना, पोलेरिटी का मतलब क्या होता है, ध्रुवणता। ठीक है, अब पोलेरिटी सिस और ट्रांस में किस फॉर्म की ज्यादा होती है, पोलेरिटी सिस और ट्रांस में, पोलेरिटी जो है वो सिस और ट्रांस में किसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं पोलेरिटी जो है, जनरली पोलेरिटी जो है वो डिपेंड करती है किससे, डाइपोल मोमेंट पे।
तो पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डायपोल मोमेंट पे। ये डायपोल मोमेंट पे डायरेक्टली निर्भर करती है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा आएगा उसकी पोलैरिटी उतनी क्या आएगी, ज्यादा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें सिस और ट्रांस की, तो सिस के लिए डायपोल मोमेंट ज्यादा आया था, तो इसकी पोलैरिटी भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो जनरली अपने पास यही ऑर्डर आएगा, सिस का जो है पोलैरिटी ज्यादा होता है किससे, ट्रांस से। अगर पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है तो आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी बता सकते हो। मतलब पॉइंट नंबर 4, solubility ऑफ वाटर, solubility ऑफ वाटर, जल में विलेयता। अगर मेरे को सीस और ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं और सीस और ट्रांसफॉर्म में किसी ने हमसे पूछा कि भाई बताइए कि जल के अंदर ट्रांसफॉर्म इजीली डिसॉल्व होगा या ट्रांसफॉर्म, मतलब दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। तो बेटा याद रखना, वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वाटर क्या है, वाटर जो है इसके बारे में हमको क्या पता है, ये पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक। और हमको एक बात पता है केमिस्ट्री में कि भाई सॉल्वेंट का जैसा नेचर होता है वो उसी टाइप के सॉल्यूट को, उसी टाइप के नेचर वाले सॉल्यूट को इजीली डिसॉल्व करता है। तो हमने भी क्या पढ़ा कि सिस फॉर्म की पोलरिटी ज्यादा होती है, मतलब सिस फॉर्म ज्यादा पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर की, तो सिस फॉर्म ज्यादा पोलर होता है, इसीलिए सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म से ज्यादा पोलर होता है, इसीलिए इजीली डिसॉल्व हो जाएगा किस पे, वाटर पे। या ट्रांस से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, सिस फॉर्म की होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिएगा फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, फिफ्थ नंबर पे हम देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, क्वथनांक। क्या बोल देते हैं, क्वथनांक। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं कि सीस और ट्रांसफॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा वाटर में सॉल्यूबल है। मतलब जो जितना ज्यादा पोलर है वो उतना ज्यादा वाटर में सॉल्यूबल है, और वाटर में जितना ज्यादा सॉल्यूबल होगा मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसकी पोलरिटी, सॉरी, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो सिस फॉर्म जो है यहाँ पे भी ज्यादा होगा। सिस फॉर्म जो है ये ग्रेटर होगा किससे, ट्रांसफॉर्म से। सिस फॉर्म जो है यहाँ पे भी ग्रेटर होगा किससे, ट्रांसफॉर्म से। क्यों, क्योंकि सिस फॉर्म जो है बहुत ज्यादा पोलर होता है, और बहुत ज्यादा पोलर होने के साथ साथ यहाँ पर पोलर होने के कारण क्या होगा, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा। और बहुत ज्यादा सॉल्युबल अगर होगा तो भाई उसमें वाटर में डिजोल्व होकर बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो ऐसे केस में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखोगे आप बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है जी। 6 नंबर पे आ जाइए, 6 नंबर पे आप आ जाइए, क्या है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। अब सीस और ट्रांसफॉर्म में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, सीस और ट्रांसफॉर्म में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ आप अच्छे से याद रखना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ट्रांसफॉर्म का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, सिस फॉर्म से। तो ऐसा क्यों होता है, तो ट्रांसफॉर्म में होता क्या है, ट्रांसफॉर्म में जो ग्रुप्स होते हैं उनकी बीच की जो पैकिंग होती है वो सिस के कंपेयर में क्या होती है, स्ट्रांग होती है या क्लोज पैकिंग होती है। ट्रांसफॉर्म में जो है, ट्रांसफॉर्म में जो क्रिस्टल फॉर्म होगा उनकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है, अच्छी पैकिंग होती है, जिसके कारण इसके क्रिस्टल को मेल्ट करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ट्रांसफॉर्म जो है इसकी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस फॉर्म से कैसे आता है, ज्यादा आता है। समझ में आई सबको बातें क्या। तो ट्रांस जो है बेटर पैकिंग होती है। यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्म बेटर पैकिंग इन लैटिस। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है,
कि ये जो क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं उसमें पैकिंग बहुत अच्छी होती है। इसी कारण से इनके जो क्रिस्टल है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, या उनके क्रिस्टल की जो मेल्टिंग पॉइंट की जो रेट हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है सिस ट्रांस आइसोमर के अंदर, जो इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। यहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चन बन चुके हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब इसके डील करेंगे तो वहाँ पर भी हम इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।